हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार एक सभा में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग कौन सी सभा चलेगी भाई? नहीं, राज्यसभा नहीं चलेगी। आज चलेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, है ना, अध्याय नंबर 2। ठीक है ना, जिनका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, इनके पार्ट 4 हम लोग आज देखेंगे। यानी इससे पहले हम लोग 3 वीडियो प्रकाशित किए हैं। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है, कहानी क्या हुई थी, थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। बात हुई यूं कि प्राचीन काल में जब औद्योगिक क्रांति हुई, खास करके इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में एक मतलब पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। नए नए उद्योग लगाए गए और इन उद्योगों में जो मजदूर काम करने के लिए जाते थे उनका अधिक से अधिक शोषण होता था। अधिक से अधिक मतलब उनको काम लिया जाता था, वेतन कम, किसी तरह की सुरक्षा नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनका शोषण जब चल रहा था, इसके विरोध में इसके विरोध में कुछ लोग सामने आए, वे समाजवादी लग कहलाए और वही विचारधारा जो है समाजवाद कहलाया। जिनमें सबसे पहले थे रॉबर्ट ओवन, जो पूंजीपति वर्ग थे। उन्होंने मजदूरों के लिए एक अलग से उद्योग, उनमें आवास की व्यवस्था, अच्छे भोजन, सुरक्षा, बीमा इत्यादि का जब प्रबंध करवाया, क्या होता है कि कुछ ही समय में पहले से ज्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। इंग्लैंड की सरकार को लगती है कि अगर मजदूरों को अधिक सुरक्षा दिया जाए, अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो मतलब दबाने से ज्यादा अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने फैक्ट्री अधिनियम और फैक्ट्री कानून पारित करके मजदूरों की स्थिति में सुधारने का प्रयास किया गया। ये चीज तो इंग्लैंड की बात हो रही थी। ठीक उसी समय फ्रांस में एक समाजवादी वर्ग, यानी कि जिनका नाम था लुई वाला और सेठ साइमन, वो भी उदय हुए और मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी समय जर्मनी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था कार्ल मार्क, और उनका मानना था कि जो शासन व्यवस्था है या जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनकी संपत्ति पर निजी स्वामित्व नहीं होनी चाहिए। उत्पादन और जो भी क्षेत्र हैं उस पर सभी लोगों का बराबर अधिकार होनी चाहिए, और ये कहलाया साम्यवाद। ये वर्ग समन्वय की जगह पर वर्ग संघर्ष में विचार करते थे और इनकी विचारधारा ज्यादा प्रभावित हुई, तो ये कहलाई साम्यवाद। इतना तो हम लोग पहले वाली वीडियो में प्रकाशित किए थे, इसके लिए विस्तार से हमने चर्चा किया था, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, दूसरी कहानी हमने पढ़ा था, रूसी क्रांति की एक वीडियो प्रकाशित हुई थी। रूसी क्रांति में होता क्या है मेरे भाई, कि वहां पर वर्षों से चल रही थी रोमनोव वंश का शासन। रोमनोव वंश के जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय, बड़ा ही स्वेच्छाचारी निरंकुश थे। राजकाज में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, पूरा राज दरबार भ्रष्टाचार और चापलूसों से भरा हुआ था। लोगों को छोटी छोटी कार्य के लिए अधिक से अधिक घूस देना पड़ता था, काम सही से नहीं हो पाता था, किसान की स्थिति दयनीय होती जा रही थी, मजदूर बेकार होते जा रहे थे, भूखमरी की स्थिति आ गई थी। मजबूरन लोगों ने 9 जनवरी 1905 को लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग के सामने छोटे सरकार रोटी दो का नारा लगाए, जिसमें राजा की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन न दिया गया, बदले में गोलियां चलाई गई, लाखों लोग मारे गए। यह कहलाता है खूनी रविवार, जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया, जो अक्सर परीक्षा में पूछा भी करता है ऐसा। चलिए, इसके बाद फिर भी संघर्ष जारी रहा और जो वहां पर एक पार्टी थी जिनका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दो भागों में टूट जाती है, मनसेविक और बोल्शेविक। इन्हीं दो पार्टियों के सहयोग से क्या होता है कि वहां पर फिर से मजदूर 25 अक्टूबर
25 अक्टूबर को वहां जमा होते हैं और गद्दी से हटा करके, नहीं गलती हो गया थोड़ा सा, फरवरी की बात है, फरवरी क्रांति में जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटाकर वहां पर शासन स्थापित कर लिया जाता है। चलिए, उसके बाद फिर से केरेंस्की की सरकार आती है और केरेंस्की के बाद उनकी सरकार से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अक्टूबर में फिर एक क्रांति होती है जिनमें लेनिन जो है उस सत्ता हासिल करते हैं। और लेनिन उस समय खास करके कुछ अच्छे काम करते हैं, जिनमें सबसे पहला काम हमने बताया था आपको, जो विश्व युद्ध चल रही थी जिसमें रूस भाग ले रखा था, क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मजबूरन में 1917 में वापस लेना पड़ा। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि 1917 के युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस वापस क्यों आया। तो याद रखेंगे, उसका पहला कारण क्या था मेरे भाई, क्योंकि वहां की सरकार जो थी यानी शासन व्यवस्था थी वो बदल चुकी थी। उससे पहले जार निकोलस द्वितीय का शासन था जब वो भाग लिया था, और 1917 में वहां की आंतरिक मामला में हस्तक्षेप होने के बाद गड़बड़ी हुई और लेनिन की सरकार आ गई, इसलिए सरकार मजबूरी को देखते हुए, कमजोरी को देखते हुए वापस आ गई। ठीक है, तो 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से वापस आया है और 1917 में अमेरिका शामिल हुआ था। क्यों शामिल हुआ था ये लोग आप पहले भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कारण क्या होता है कि एक इंग्लैंड की जहाज होती है, इंग्लैंड की जहाज में अमेरिका के यात्री बैठे हुए थे और यात्रा कर रहे थे। अब जर्मनी को ऐसा लगता है कि जर्मनी ये इंग्लैंड की जहाज है और उसको डुबो देता है। मजबूरी में अमेरिका जो है भाग ले लेता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए, जो भी थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेनिन द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, लेनिन के कार्य से जो बोल्शेविक दल का प्रभाव पड़ा, विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और लेनिन के मृत्यु के बाद फिर कैसा रूस रहा, इनके बारे में देखेंगे। और उनके बाद जो शासक आए स्टालिन, वो कैसा काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सुनिएगा। यूं ही नहीं हमारे जज्बे दुनिया में दस्तूर हुए हैं, यूं ही नहीं हमारे जज्बे दुनिया में दस्तूर हुए हैं, हमने मिटा लिया है खुद को तब जाकर मशहूर हुए हैं। यानी कि देखिए, हमारे आज हम इस जगह पर आए हैं, ऐसे ही हमारा नाम नहीं आया भाई। काफी मशक्कत, काफी मेहनत करने के बाद हम इस जगह पहुंचे हैं, तब जाकर के खुद को मिटाए हैं, तब पहुंचे हैं। चलते हैं। इरेजर से नहीं मिटाए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लेनिन के कार्य। लेनिन के बारे में हमने बताया था कि जब वो स्टालिन को हटाकर गद्दी हासिल किया, तो सबसे पहली बात उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से अलग होकर के एक बहुत बड़ा काम किया, लोगों को दिल जीत लिया। चलिए, क्योंकि वो साम्यवाद को मानता था। अब देश में क्या होता है कि जैसे ही साम्यवाद लागू करता है, बोल्शेविक सरकार की नीति कुछ लोगों के अवैध संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया, जिसे विशेष अधिकार थे उसे समाप्त कर दिया। सामंत, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाह सरकार विरोधी बन गए। अब देखिए क्या होता है कि लेनिन की जब सरकार बनती है तो वो क्या करती, क्योंकि वो साम्यवाद को मानता था। साम्यवाद क्या कहता है भाई, कि सबको बराबर का अधिकार होनी चाहिए। तो जिस वर्ग को जारशाही शासन में विशेष अधिकार मिला हुआ था, जैसे कुलीन वर्ग हैं, पादरी वर्ग थे, सामंत थे, चर्च थे, इस सब को कुछ विशेष अधिकार मिला होता था, और किसान और मजदूर को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला होता है। तो सबसे पहले लेनिन क्या करते हैं, जो जिन्हें विशेष अधिकार थे उसको जब्त कर लेते हैं, माने छीन लेते हैं कि सबको एक रंग का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, जिस सामंत के पास, जो पादरी थे या चर्च थे, उनके पास विशेष संपत्ति हुआ करती थी। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए हम थे, तो हमारे पास ना 5,000 बीघा जमीन हुआ करता था, क्योंकि हम यहाँ के पादरी थे। नहीं, कोई सामंत था तो मान लीजिए उसको 4-5 गो गाँव था, 20 गो गाँव उसी के अंदर में रहता था। ठीक है, अब किसी के पास इतनी जमीन है और किसी के पास कम जमीन है। अब लेनिन क्या क्या करना था भाई, कि सबको बराबर देना है। तो वो क्या किए, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो, और जिसके पास विशेष अधिकार था वो, दोनों को जब्त कर लिए, छीन लिए। अब हमारे पास जो अधिकार है हमसे छीना जाएगा,
तो हम सरकार का सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। अब वहां के जो सामंत थे, पादरी थे, चर्च थे, या जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी, उस सब लेनिन के क्या हो गए? विरोधी। किसान मजदूर उनके समर्थक थे, लेकिन आम जनता के मतलब सॉरी, ये जो सामंत वर्ग के लोग थे, पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वो क्या हो गए? उनके विरोधी। अब ये इनका विरोध करने लगे, यहां तक कि 1918 में इनकी हत्या का भी एक प्लान बनाया गया था, योजना बनाया गया था। सौभाग्य समझिए, बच गए। मारने का ही उनकी योजना थी, लेकिन वो बच गए। अब लेनिन देखा कि भाई अगर हमारे साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो उन्होंने एक गुप्तचर पुलिस की स्थापना की, जिनका नाम था चेका, गुप्तचर पुलिस। ठीक है, उसका क्या काम था? एक सिविल ड्रेस में, साधारण वस्त्र में वो पूरे देश में घूमते रहता था। ठीक है, जैसे गंगसारा में ही किसी एक व्यक्ति को चुन लिया गया, उसको विशेष सुविधा दिया गया और वो अपना घूम रहा है, पता लगा रहा है कि कोई लेनिन के खिलाफ किसी तरह का संगठन उंगठन तो नहीं बना रहा है, किसी तरह का कोई विचार विमर्श तो नहीं चल रहा है लेनिन के खिलाफ, नहीं। आज जो व्यक्ति के बारे में पता चल जाता, उनकी सूचना वह कहाँ पहुंचाता? लेनिन के पास। और लेनिन उस व्यक्ति को या तो हत्या करवा देता है, या उसको फांसी दे दे, या जेल में बंद कर दे। यानी कहने का अर्थ है कि अपने विरोध का उन्होंने बेरहमी से क्या किया? दमन किया अपने विरोध में। तो इसके लिए उन्होंने किसका उपयोग किया था? याद रखिएगा, चेका। तो आपसे पूछेगा चेका पुलिस जो दल है उसका निर्माण किसने किया? लेनिन ने। या ऐसे पूछ सकता है, हिटलर ने एक विशेष पुलिस दल की स्थापना की, उसका सॉरी, ये लेनिन लेनिन ने विशेष पुलिस दल की स्थापना की, उसका क्या नाम था? चेका। ठीक है, ऐसे हिटलर भी वो किया था, जो हम लोग बताए थे वहां गेस्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर है लेनिन की कहानी। तो लेनिन की कहानी समझ गए कि पहले उन्होंने उसका जब्त किया, ठीक है, तो संपत्ति और विशेष अधिकार छीने। तो आम जनता जो थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो सामंत, पादरी, पूंजीपति, ये सब जो थे वो उनका क्या होने लगे? विरोधी। और उसको मारने का भी प्रयास किया था। अंततः उन्होंने एक विशेष पुलिस दस्ता का निर्माण किया, जिसका नाम था चेका, जिसकी सहायता से अपने विरोधियों को उन्होंने शांत कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि साम्यवाद का मतलब था कि आम जनता को बराबर का अधिकार, उत्पादन के क्षेत्र पर हो, सब पर बराबर का अधिकार हो, किसी विशेष लोगों को कोई विशेष अधिकार न हो। लेकिन अभी तक इंग्लैंड जो थी, फ्रांस, अमेरिका, इन सब में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। रूस प्रगति के मार्ग पर था, तो रूस को देखकर इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, जापान, अमेरिका, जो पूंजीपतिवत देश थे, उस साम्यवाद का विरोध करने लगे। ये सब पूंजीपति वाले हैं, क्योंकि साम्यवाद पूंजीपति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो पूंजीपति वाले जो देश थे वो अपनी सेना भेज दिया कहां? रूस। ठीक है, इनके विरोध में, साम्यवाद के विरोध में, लेनिन के विरोध में। अब एक विकट समस्या, एक तो देश के जो पूंजीपति वर्ग है, वो सामंत, पादरी हैं, वो तो हमारा विरोध कर ही रहा था लेनिन का, और एक उधर से कौन भेज दिया? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान अपनी सेना उतार दिया कहां? रूस में। किसके विरोध में? साम्यवाद के विरोध में। उनका कहना था कि साम्यवाद शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। कैसी चलेगी? पूंजीवादी शासन व्यवस्था। लेकिन लेनिन बड़ा कूटनीतिज्ञ आदमी था, उन्होंने तो बचपन से ही साम्यवाद के समर्थक थे। उसने क्या किया, क्योंकि अपने जो मित्र थे जिनका नाम था ट्रोटोस्की, वो युद्ध मंत्री थे, नहीं, उन्हें आदेश दिए, तुरंत उन्होंने एक सेना का निर्माण किया, जिसका नाम रखा लाल सेना। याद रखिएगा, कौन? लाल सेना। एक विशेष दल बनाया और उस मैंने उसका गठन किया, और उस सेना की सहायता से पूरा बलपूर्वक अमेरिका, जापान, जो भी देश थे, सबकी सेना को खदेड़ करके रूस से भगा दिए। यानी कहने का अर्थ है कि वो लोग जब आए कहां? वो लोग आए कहां? रूस में। तो रूस में उसको खदेड़ करके भगा दिए कौन? लेनिन, लेनिन। उनके मित्र कौन थे? ट्रोटोस्की, जिसने सेना का निर्माण किया था, लाल सेना। तो अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि लाल सेना का निर्माण किसने किया?
तो ट्रोटोस्की ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार किया। बोल्शेविक सरकार ने नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। लेनिन ने साम्यवाद लागू किया। राष्ट्र की सारी संपत्ति, उत्पादन और वितरण साधनों पर सरकार का आधिपत्य स्थापित किया। जमीन से निजी स्वामित्व हटा लिया गया और जमीन किसानों में बांट दी गई। देखिए उस समय जितनी संपत्तियां थी ना, मतलब जो बड़ी बड़ी एक संपत्ति होती थी, उस सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जैसे अभी देखिए अपने देश की संपत्ति ना सरकार की संपत्ति, हमारी कुछ नहीं है, ये हमारा घर भी हमारा नहीं है, ठीक है ना, ये सरकार की है। अगर सरकार चाहे तो कभी वो हमको पैसा दे के हटा सकती है, समझ रहा है। वो जमीन हम खरीदे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस सरकार की जरूरत होगी तो वो जमीन तुरंत ले लेगी, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं अपने नाम से, तो वो पैसा दे करके रजिस्ट्रेशन करवा लेगी अपने नाम से। आप चाहिएगा तो आपको हम नहीं देंगे, कितनों करोड़ रुपया दीजिए, लेकिन सरकार का जो कीमत है वही कीमत में वो खरीद लेगी, नहीं खरीद लेगी। तो हमारी हुई नहीं ना, हुई सरकार की होती है। जब तक रजिस्ट्रेशन का पैसा हम दे रहे हैं तब तक हम उपयोग कर रहे हैं। जो दिन रजिस्ट्रेशन का पैसा हमको रिटर्न कर देगी वो दिन उसका है। समझ में आ रही बात। तो उस समय सरकार क्या किया, रूस में वही किया कि जितने संपत्ति थी सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो जमीन थी सबको वो जब्त कर लिया, बड़े बड़े किसानों के पास जो जमीन थी, और छोटे छोटे किसानों में क्या कर दिया, बांट दिया। और कई काम किए हैं, देखिए जैसे उन्होंने क्या किया, कल कारखाने, रेल, बैंक, जंगल, इस सब का भी उन्होंने क्या किया, वो राष्ट्रीयकरण कर दिया। किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया और उससे जबरदस्ती मतलब टैक्स वसूला जाने लगा। किसान को कहा गया कि भाई आप अनाज का उत्पादन बढ़ाइए और हम लोग कर आपसे वसूलेंगे। जार द्वारा लिए गए विदेशी कर चुकाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने पहले जो जारशाही शासन थे, कौन, जार निकोलस द्वितीय का, तो विदेश विदेश से जो कर लिए थे, लेनिन इनकार कर दिया कि हम कोनो नहीं देंगे, वो अपन गया मर गया, बात खत्म। हाँ हमारे पास पैसा है जो हम देंगे, अपन जाकर उसे लेते रहो जहाँ गया है तहाँ से। क्या होता है कि नहीं होता है, बहुत आदमी उसको लगा दे, सटा दीजिए ना टेबल तो उसको सीधा से। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब लेनिन वहां पर सरकार बनाई तो बहुत सारे उन्होंने आंतरिक काम किए, जिनमें क्या किए, उन्होंने जमीन को उन्होंने जब्त कर लिया, किसानों में बांट दिए। फिर उन्होंने कल कारखाने, रेल, जंगल, इस सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि भाई सब राष्ट्रीय संपत्ति हुई। तकनीक और श्रमिकों के माध्यम में उत्पादन पर नियंत्रण किया गया। किसान के जमीन को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया, उनसे कर वसूला गया। सब कुछ ठीक ठाक था, समझ रहे ना। और चर्च की जो चर्च होती है, चर्च की जो संपत्ति थी वो भी सरकार नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि जारशाही शासन में सबसे मंदिर मंदिर जैसे देखिए अपने यहाँ का मंदिर है ना, राम जानकी मंदिर, जहाँ भी मेडिकल कॉलेज बना है, तो उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, ठीक है ना। ऐसे वो सरकार को दान में दे दिया, सरकार को वो जमीन जो है, वो जो महंत थे ना वो लिख दिए। जैसे इससे पहले ना बहुत सारे हम लोग बचपन में जाते थे वहां पर, तो घोड़े हाथी हुआ करते थे, ठीक है ना, और बहुत सारा महंत मतलब निकलता था जुलूस हाथी पर, और सुनते थे कि अपने गंगसारा में, अहमदपुर में जो भी है वहाँ हाथी जो रहता था ना, उसको खिलाने के लिए 365 पाकर का पेड़ होता है अपने यहाँ, वो बड़ का पेड़ था, और उसमें से काट काट के बैल से ले जाता था वहां पर देखिए चलाना है तो लगे। और वो जो है क्या करते थे, काट काट के उसको खिलाने के लिए जाते थे, घोड़ा रहता था, सब संपत्ति को देखता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, उस समय कुछ महंत लोग आए, संपत्ति को लूट लूट लिए, नहीं, और कुछ वहां पर जो लोग रहते थे वो लोग क्या किए, धीरे धीरे उसको संपत्ति को जबरदस्ती जब्त करने लगे। तो एक महंत थे ना, उनको लगा कि ना यहाँ के जो लोग हैं ना, इसकी संपत्ति को जबरदस्ती कर रहा है ऐसा, तो उन्होंने क्या किया, सब जा करके सरकार को ट्रस्ट में लिख दिया। ये जो था ना उसको ट्रस्ट में लिख दिया, पूरी संपत्ति को लिख दिया उसके नाम से। तो वो अब हो गया कौन सी, सरकारी जमीन हो गई, ठीक है ना। ऐसे मंदिर की जमीन सरकारी नहीं थी उसकी, राम जानकी की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब लिख दिया तो वो चला गया उसके पास। अब सरकार उस जमीन को ढूंढ रही है, गंगसारा में जमीन है उसका, अहमदपुर में जमीन है, हर जगह एक एक ठकुरबाड़ी है। गंगसारा में ठकुरबाड़ी है, अहमदपुर में ठकुरबाड़ी है, इसे अख्तियारपुर में है, किशनपुर में है, सब उसी का है। जहां पर राम जी की मंदिर है, राम जी की मंदिर, ठीक है ना। हाँ अभी वहां ना है, अरे यहाँ भी था, अपने गांव में भी था, वो सब ना सब बेच लिया, वो सब महंत सब। कौन सी का,
बाद में आना, थोड़ी देर बाद। चलिए मेरे भाई, तो ये सब तो कहानी चलती रहेगी। तो क्या होता है कि सब कुछ को लेनिन क्या करता है, चर्च जो था वहां पर, उसकी जो संपत्ति थी, क्योंकि जारशाही शासन में चर्च ना बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लिया था, और अधिक संपत्ति को जब वो अर्जित कर लिया, तो जब लेनिन की सरकार बनी तो उन्होंने देखा भाई सबसे ज्यादा तो एकरे पास संपत्ति है, पहले इसको छीनो, तो चर्च की संपत्ति छीन ली। ये सब ठीक ठाक था, चल रहा था, लेकिन गड़बड़ी का होता है सो देखिए। लेनिन जो ये सब काम किया ना, तो गरीब किसान तो खुश हो गए, सामंत पादरी तो ठीक था, ये भाई विरोधी में थे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए ना, गरीबी खत्म होनी चाहिए। अब किसान का उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है, यहां पर जबरदस्ती उसे कर वसूला गया, उद्योग धंधा में कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक, नहीं, तो लेनिन का विरोध वहां पर फिर से बढ़ने लगा। आम जनता किसान जो है ना, अब लेनिन का क्या करने लगे, विरोध करने लगे, ठीक है ना। देखिए, लेनिन की आर्थिक व्यवस्था से देश के अर्थव्यवस्था में कोई असर नहीं पड़ा। भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से उत्पादन घट ही गया, और पहले से और घट गया। किसान ने जब जबरदस्ती कर वसूलने पर इनकार कर दिया, माने किसान से जब कर वसूला जाता था जबरदस्ती, यहाँ अनाज की कमी हो रही है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल देश का ही अंदर का काम किया था। तो उसने क्या किया, किसान से जब जाते थे कोई अनाज वसूलने के लिए, तो किसान अनाज में आगे लगा देता था, और वो अनाज की कमी होने लगी कि भाई नहीं देंगे, नहीं देंगे, जबरदस्ती। हाँ, तो इस सब से ना मतलब लेनिन का जो है पूरा विरोध बढ़ गया, कहाँ, उसके देश में। तो अब तो लगा कि लेनिन को कहीं हमरो ना पे कोई उठा कर फेंक दे हमरा से, तो इसलिए उसने क्या किया, समझेंगे, इसलिए उसने क्या किया, सुनिएगा, पूरे देश में सरकार की आलोचना होने लगी। मजबूरन में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। सुनिएगा, नई आर्थिक नीति, ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। तो नई आर्थिक नीति अपनाई, उसने क्या किया, विदेश से वैज्ञानिक को बुलाया, जो अर्थशास्त्री लोग सब थे, उससे बुलाए और उससे पूछा गया कि भाई देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। तो उन्होंने जो राह बताया उस राह पर चला। फिर कृषि वैज्ञानिक बुलाए गए, कृषि उपकरण मंगवाए गए, बीज मंगवाए गए, उर्वरक मंगवाए गए, और कुछ 6 दिन में उत्पादन खूब बढ़ गया, है ना। और सारी नई तकनीकें, उद्योग व्यवस्था कैसे होगा, तो उन्होंने विदेश के साथ समझौता किया, जहां जहां झगड़ा चल रहा था उसको रोका, और उसके साथ संधि करके विदेश व्यापार शुरू किया। कुछ ही दिनों में हिटलर के साथ, सॉरी, ये लेनिन के शासनकाल में ना फिर से उन्नति हुई। तो ये नई आर्थिक नीति आगे देखेंगे। फिलहाल चलिए, अब ये तो हम लोग आर्थिक की बात कर रहे थे, अब चलते हैं सामाजिक सुधार। रूस ने नवनिर्माण के लिए सामाजिक सुधार भी किए। नारियों को भी पुरुष के समान अधिकार मिला, यानी जो महिलाएं थी ना, उसको भी एक विशेष अधिकार, ध्यान देना ना थोड़ा सा, उन्हें सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिला। जो महिलाएं थी उसको भी क्या मिला, सरकारी नौकरी। इससे पहले महिला को कोई अधिकार नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश में अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं है। हाँ हाँ, अरे जाइए ना सऊदी अरब में देखिएगा, महिला को ऐसे आप ना, ऐसे जैसे आप लोग चलते हैं वैसे चलने का अधिकार वहां पर नहीं है। पूरा नकाब, अरे ऐसे नहीं, नकाब उकाब ऐसे पहिर के चलना है ना। आई किताब की ओर, बातें नहीं करेंगे। तो उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए क्या किए, महिलाओं को पहले वोट डालने का अधिकार दिया, सरकारी नौकरी, शिक्षा पर चर्च का अधिकार समाप्त करके निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया, माने सब बच्चे पढ़ सकते हैं वहां पर। सरकारी स्कूल खुलवाए और गैर सरकारी स्कूल को क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया। राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, यानी सभी धर्म के लोग अपनी अनुसार से धार्मिक स्वतंत्रता है वो मना सकते हैं। तो इस तरह से सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था की, माने उन्होंने कहा कि जो हमारी बोल्शेविक दल है उसके अलावा और कोई दल पार्टी नहीं होगी, ना कोई पार्टी होगी, ना कोई हमारे विरोध करेगा, चुनाव होगी तो हम ही जीतेंगे, नहीं। तो इस तरह से एक दलीय शासन व्यवस्था लागू कर दिया। तो ये थे उनके सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार में उन्होंने क्या किया, पहले महिला को पुरुष के बराबर अधिकार, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया सभी लोगों को, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार दिया गया, गैर सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, और जो सरकारी स्कूल उसको बढ़ावा दिया गया। इस तरह से कई सामाजिक कार्य किए। देखिए, लेनिन बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब आगे हैं प्रशासनिक सुधार। लेनिन जो है प्रशासनिक सुधार के लिए पूरे नौकरशाह को बर्खास्त कर दिए, माने जारशाही शासन में जो जो लोग ऊंचे ऊंचे पद पर थे और खूब मोटगर मोटगर वेतन ले रहे थे, नहीं 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 समझे, नहीं समझे, देखिए
जैसे पहले पुराने जो शिक्षक होते थे ना, एक सामान्य शिक्षक को उस टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो 80,000 90,000 वेतन होता था। समझ रहे ना? तो अब सरकार सोची, जब सरकार सोची कि भाई उस जमाने में 80,000 वेतन, अभी के हिसाब से कम उसका वेतन होना चाहिए 3 लाख 4 लाख, अभी के हिसाब से 4 गुना 5 गुना वृद्धि हुई है कीमत में। हम लोग जब बच्चे थे यानी 10वीं में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे पास किराना दुकान था, तो अच्छी किस्म की चावल होती थी, तो 13-14 रुपए किलो था, भोज में प्रयोग होता था। अभी जो है तो भोज वाला चावल अगर अच्छा किस्म का खोजिएगा तो कम से कम 50 से 60 रुपए किलो आएगा, तो जो भोज के लिए अच्छा चावल, मैंने एक सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं। ऐसे स्पेशल में चलिएगा तो 120 रुपए किलो भी है जो अच्छा में चलता है, लेकिन एक सामान्य तब 50 से ऊपर चलिएगा तब आपको भोज के लिए थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। तो हम लोग उस समय डबल हॉर्स नाम से आता था एक चावल, जो हम लोग बेचते थे, जो आम लोग गरीब लोग ले जाते थे, जो अच्छा माना जाता था। तो उस समय 14 रुपए किलो, तो 14 चक्के 56 ना, तो 4 गुना अगर इधर वृद्धि हुई है तो वेतन भी 4 गुना कर दिए, 9 चौक 36, 3.5 लाख होना चाहिए उनका वेतन। नहीं, तो सरकार सोची कि 3.5 लाख अगर एगो को वेतन देंगे, मान लीजिए उस टाइम के हिसाब से 90,000 देंगे, उतना में तो हम कटौती करके 4 गो को रख सकते हैं। तो लेनिन भी वही सोचे वहां पर कि जारशाही शासन में जो मोटे मोटे नौकर हैं उसको हटा दिया जाए, इतना वेतन पर नहीं रखना है, कम कम वाला वेतन पर रखेंगे, कम कम वेतन पर रखेंगे, तो ज्यादा आदमी भी रहेगा और काम भी ज्यादा होगा, वेतनों कम लगेगा ना। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जो प्रशासनिक सुधार थे उन्हें नौकरशाह को हटा करके बर्खास्त कर दिया, और राज्य के बड़े बड़े पद पर बोल्शेविक दल वाले को रखा, माने जो उस पार्टी के मानने वाले थे उसको रखे। सेना का भी आधुनिकरण किया गया, पुरनका सबको हटा करके, क्योंकि बूढ़े सूढ़े को भी भर्ती कैले था, तब बूढ़ा सूढ़ा से कुछ होने वाला है। जैसे देखिए अभी बैंक में जाइएगा ना, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या जो मतलब सरकारी बैंक है, तो उसमें जाइएगा तो सब बुढ़वा सबको बैठे रहता है और एकदम धीरे धीरे कंप्यूटर चलाएगा। लेकिन आप जाइए कोई प्राइवेट बैंक, जैसे HDFC है या एक्सिस बैंक है, उसमें आपको ना, हमको नहीं लगता है कि 45 से ऊपर का कोनो एको गो आपको मिलेगा। 50 बहुत हो गया, 50 से नीचे वाला ही सब रहेगा, और सब जो है ना फास्ट कम करता है। 2 लाख 4 लाख निकालना है तब मिनट में काम खत्म, और वहाँ 2 लाख 4 लाख जाइएगा तो बहुत दिन लगा देगा वहीं में, उसको लगता है कंप्यूटर उसे रुकबे नहीं करता है। एक बार पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक में वो कैशियर थे, गए तो वो ऐसे से हिल डुल के ऐसे से कर रहे थे, तो हम दबार दिए उनको, भाई अब जल्दी काम कीजिए ना भाई, काम रहता है कि आप, हमारा मुँह देख के मुँह टेढ़ बार खोल करके फिर से काम करने लगा, बड़ी देर लगाया। जबकि वही जाइए, कहने का अर्थ है कि देखिए क्या, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तब बूढ़े लोगों से जल्दी जल्दी काम नहीं सुधरता है क्या। आज खास करके सेना की बात अगर करेंगे तो बूढ़ा लोगों से और नहीं होगा। तो लेनिन क्या किए, जो सब पुरनका सबको हटा के आ युवा सबको उसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, भर दिए, यानी आधुनिकरण कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नया संविधान लागू कर दिया, पहले संविधान जो थी उसको हटा करके नए संविधान का निर्माण किया। लेनिन के नेतृत्व में 1918 में नए संविधान लागू किया गया और रूस को रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। देखिए अब रूस का क्या नाम रखा गया, रूस मतलब संविधान का नाम रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा, माने उसके संविधान का नाम जो था वो रख दिया गया। अब आगे चलते हैं। रूस सोवियत संघ के रूस में उदय हुआ, इसका एक नया झंडा बनाया गया। देखिए माने एक नया बना के, देखिए उस समय क्या हुआ कि जो लेनिन था, कई छोटे छोटे जो उस समय पार्ट बटा हुआ था, सबको जोड़ के एक संघ बनाया, इसका नाम रखा सोवियत संघ। और कई देशों को जोड़ के उस समय सबको बनाया बनाया सोवियत संघ। उसका एक झंडा बनाया, झंडे का रंग था लाल, याद रखिएगा झंडे का रंग कैसा था, लाल। नया झंडा बनाया जिस पर हंसुआ और हथौड़ा का फोटो बना हुआ था, याद रखेंगे, और उसका रंग कैसा था, याद रखिएगा, लाल। तो यानी कि लेनिन के झंडे पर किसका फोटो, हंसुआ हथौड़ा, क्योंकि वो किस साम्यवादी विचार के थे, मार्क्स कार्ल मार्क्स के विचार के थे। और अपने यहाँ भी देखिएगा हंसुआ हथौड़ा वाला मार्क्सवादी कहलाता है। अपने यहाँ भी है ना एक पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, उसमें रहता है हंसुआ हथौड़ा का फोटो। एगो रहता है कम्युनिस्ट, उसी को कहते हैं हम लोग, उसमें रहता है हंसुआ हथौड़ा एगो तारा लगल रहता है।
एक्स्ट्रा बढ़ गया है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन दो पार्टी हो गई थी बाद में। चलते हैं। बोल्शेविक दल को साम्यवादी नाम से जाना गया और रूस में एक नई राजधानी मास्को बनाया गया। रूस की राजधानी को भी उसने चेंज कर दिया। पहले जो था उसको चेंज करके जो लेनिनग्राद थी उसको बदल करके क्या बना दिया गया, मास्को। यानी कुल मिलाकर के मास्को है। कुल मिलाकर के लेनिन जो है वहां पर बहुत सुधार किए। सब पुरानी पुरानी चीजों को, जैसे अभी हमारे यहाँ मोदी जी जो हैं सब पुराने का सबको एकदम चेंज करते जा रहे हैं, देश के नाम को चेंज करने पर लगल है। नहीं, हाँ हाँ, अब इंडिया नहीं होगा, अब भारतवर्ष होगा। इंडिया नहीं क्या होगा, भारतवर्ष होगा। देखिए ना, बहुत इस पर चर्चा हल्ला हुआ है बहुत सारा, क्योंकि इसको बदलने में ना करोड़ों करोड़ों वर्ष लगेंगे। उसमें बहुत सारा लोग शॉर्ट वीडियो भी बना कर प्रसारित कर दिया सरकार का विरोध आलोचना, कि जैसे इसरो है तो इसरो में तो इंडियन है आई से, तो क्या करिएगा, विसरो करिएगा कि ऐसे करके कमेंट कमेंट करके मैंने आलोचना सरकार का, क्योंकि पहले से तो इंडिया नाम है। नहीं, अब मोदी जी बैठते हैं तो वहां पर एगो लगते हैं प्लेट लगाते हैं, वहां पर रखता लिखा रहता है भारतवर्ष। ठीक है, नहीं पहले हमारा अखंड भारत था, भारतवर्ष कहलाता था पहले, जिस समय हमारे देश के साथ पाकिस्तान, ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश, ये सब जुड़ा हुआ था, तो भारतवर्ष कहलाता था, इसलिए वो नाम रखे हैं ऐसा। चलिए, हाँ याद रखिएगा, 18 वर्ष के उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था। रूस में लेनिन के तहत कितने वर्षों को, 18 वर्ष के सभी बच्चों को वोट डालने का अधिकार मिला। अब आगे चलेंगे, नई आर्थिक नीति। सुनिएगा, लेनिन अच्छे काम किए, आप देख लिए। अब क्या है, नई आर्थिक नीति, यहां से पूछता है आपसे क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नेप। आपसे तीन तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि नई आर्थिक नीति क्या है, नेप क्या है, और न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है। ठीक है, चलिए बाजे, लेनिन क्या किए, बहुत सारे सुधार कार्य किए, लेकिन देश की ना औद्योगिक स्थिति ठीक हो रही थी, न ही आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी। तो मजबूरन उन्होंने क्या किया, 1921 ईस्वी में एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम था नई आर्थिक नीति। क्योंकि उनकी सरकार कब बनी थी, 1917 के अक्टूबर में। नहीं, अभी 4 वर्ष लगातार उन्होंने सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, है ना, किए, लेकिन देश की स्थिति में कोई आर्थिक स्थिति सुधार नहीं हो पाई, औद्योगिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाई। तो मजबूरन उन्होंने 1921 में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसका नाम रखा नई आर्थिक नीति। अब इसके तहत क्या होता है समझिएगा। देखिए उन्होंने क्या किया था, जैसे लागू किया, सीमित रूप से किसान और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। पहली बार तो उन्होंने क्या किया था, जो पूंजीपति थे, किसान थे, सब संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर दिया था। लेकिन अब देखिए कि भाई स्थिति में सुधार नहीं हो रही है, तो अब फिर से उन्होंने छूट देता है कि भाई किसान को या पूंजीपति को संपत्ति रखने का अधिकार मिला। चलिए, दूसरी बात, उन्होंने अधिकार दे दिया गया, यह नीति कारगर हुई, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई और उद्योग धंधे में भी उत्पादन बढ़ गया। इसके बाद जैसे उन्होंने संपत्ति रखने का अधिकार दिया, तो कृषि में भी सुधार हुआ और उद्योग धंधे में भी सुधार हुआ। तो क्या क्या फायदे समझिएगा। सबसे पहले देखिए, किसान से जो जबरदस्ती अनाज लिया जाता था, टैक्स कर, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया कि भाई जबरदस्ती कर नहीं वसूला जाएगा, और निश्चित उत्पादन का एक हिस्सा लिया जाएगा, शेष अनाज किसानों को होगा। वैसे ऐसे अनाज उत्पादन होता था तो सब कौन ले लेते थे, राजा यानी लेनिन ले लेते थे। अब नियम बनाया कि नहीं, किसान जो उत्पादन करेगा उसका एक निश्चित हिस्सा ही हमारे कर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, बाकी जो उत्पादन होगी किसकी होगी। अब किसान को लगा कि भाई सब अनाज तो हमारा बच ही जाएगा, तो अब ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे, मन लगा के करेंगे तो खेती तो ज़्यादा फायदा हमको होगा। मैंने एक निश्चित टैक्स लगा दिए, जैसे अपने यहाँ भी जमीन का कर है ना, निश्चित रूप से, जैसे आपके पास जमीन है तो एक जमीन का 100 रुपया रसीद कटाए लगता है, 1 साल का हो गया, सरकार को वही चाहिए। हमारे पास 5 गो टुकड़ा है तो सरकार को 500 चाहिए, चाहे वो टुकड़ा में 10 कट्ठा का जमीन का टुकड़ा हुआ, 10 बीघा का टुकड़ा है, सरकार को कितना चाहिए, 100 रुपया। नहीं, बाकी जो उत्पादन होगा वो हमारा होगा, 100 रुपया सरकार के जाकर के रसीद कटा लिए तो हमारा हो गया, बात खत्म। समझ में आई बातें। तो सरकार अभी अपने यहाँ ही नियम लगेले है, वहां पर क्या था कि नहीं, सब अनाज हम ही ले लेंगे, तो किसान अनाज दे ही नहीं रहा था। किसान को आप मेहनत करके लीजिए,
उसको तनख्वाह दे देता था कि भाई तुम खेती किया है तो तनख्वाह तुम लो, बाकी हम लेंगे। तो सारा अनाज हो गया सरकार का, किसान मेहनत करके किया तो उसको हुआ कम, इसीलिए कहता था कि आओ ना तो आगे लगा दे बहू में, नहीं। तो परिणाम क्या हुआ, मजबूरन मिलेन को झुकना पड़ा और एक निश्चित रकम घोषित कर दिया गया। अब देखिए इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ती है। संवैधानिक रूप से जमीन पर सरकार का अधिकार था, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसान को दिया गया। सरकारी रूप से जमीन किसका होगा, सरकार का ही होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप उपयोग करिए, जो मन होगा खेती करिए, ऐसा नियम लगाया गया। जिस कारखाना में 20 से कम मजदूर थे उसे निजी तौर से चलाने का अधिकार दिया गया। माने ज्यादा वाला तो सरकारी के अंदर में रहेंगे, लेकिन जो कम पूंजी वाले उद्योग हैं, जहां पर कम मजदूर काम करते हैं, तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, कोई जिसका है निजी व्यक्ति उसका करेगा नियंत्रण। इसके अलावा बैंक खोले गए कई तरह के, बैंक खोल करके या लोगों को मदद किया गया, जैसे अभी बैंक अपने यहाँ क्या करती है, मदद करती है ना, तब बैंक खोल करके मदद किया गया। ट्रेड यूनियन सदस्यता समाप्त कर दी गई, माने जो मजदूरों की सदस्यता थी उसको समाप्त कर दी गई। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप 3 कदम आगे चलते हैं और फिर 1 कदम अगर पीछे आ जाते हैं, तभी वो आप आगे हैं, नहीं यानी कहने का 3 कदम आए, 2 कदम या 1 कदम पीछे हटे हैं, तभी तो आप 1 कदम आगे ही है ना, ऐसा मानना था लेनिन का। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ हमने सुधार किया है, पहले वाले अधिकार से कुछ रहेगा अधिकार हमारा भी। तो कुल मिलाकर के देखा गया, समझिए नई आर्थिक नीति से देश के उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, तो लिखेगा नई आर्थिक नीति में लेनिन ने नई सुधार नीति अपनाई। सबसे पहले किसान को, जो किसान थे या सामंत थे, पूंजीपति थे, उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। दूसरा, किसान को जो जबरदस्ती कर वसूले जाते थे, इस कर वसूलने पर रोक लगा दी गई और उन्हें कहा गया कि आपसे उत्पादन का मात्र कुछ ही हिस्सा लिया जाएगा, शेष जो बाकी होगा वो आपका होगा। तो इससे किसानों में एक मनोबल बढ़ा कि भाई संपत्ति भी हम रख सकते हैं, उत्पादन जितना होगा वो सब हमारा होगा, नहीं, इसलिए देश का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। उद्योग धंधे में भी जो छोटे छोटे उद्योग थे उसको स्वतंत्रता दी देगी, तो सब उद्योग अपना मनोबल बढ़ गया, सब उद्योगपतियों का उत्पादन सब बढ़ाना शुरू किया। छोटे छोटे कई उद्योग लगाए गए नए नए, उत्पादन और उसका बढ़ा देश का। तो औद्योगिक रूप से देश समृद्ध हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा। क्या, जैसे हम पूंजी लगाएंगे, पूंजी लगा करके हम लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा करके खोले, 50-25 मजदूर हमारे यहाँ खट रहा है, सरकार आया संपत्ति जब्त कर लिया, मजदूर सब खटा रहा है, हमरा गया, तो हम काहे ला लगाएंगे पूंजी, नहीं। लेकिन अब सरकार नियम बदल दिया कि नहीं नहीं नहीं, कि भाई छोटे छोटे उद्योग सरकार लोग अपना चलाएगा निजी तौर से, तो हम छोटे छोटे उद्योग लगा रहे थे, तो कम से कम मान लीजिए अगर हम उद्योग लगाए हैं तो 20 आदमी तो खट रहा है हमारे यहाँ। तो इस तरह से वहां पर जो कम पूंजी वाले लोग थे, घरेलू कुटीर उद्योग तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। किसके शासनकाल में, लेनिन के नई आर्थिक नीति 1921 में, ठीक है। कई सरकार बैंक खोले और बैंक खोल करके लोगों को मदद भी किया, ठीक है। चलिए साथ ही साथ देखिए उसने गुप्त संधियां, अच्छा चलिए अब विदेश नीति देखते हैं उनका, माने लेनिन ने विदेश नीति क्या किया। सबसे पहले गुप्त संधि की समाप्ति की। जब जारशाही शासन था, करेंस्की की शासन थी, तो उस समय जो विदेश के देशों के साथ ये गुप्त संधि बना रखे थे, किसके साथ, इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, ये सब बना रखा था, तो ये सब बंद कर दिए कि नहीं ये सब संधि नहीं चलेगा, पुरनका संधि सब रद्द। क्यों, संधि था तभी तो इंग्लैंड फ्रांस जब लड़ रहा था विश्व युद्ध में, तो रूस भी उसका साथ दे रहा था, रूस भी अपनी सेना भेजा था, लेनिन भेजा था, सॉरी ये जार निकोलस भेजा था ना, तो किसके तहत, संधि के तहत। अब जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, लड़ाई तो हुई थी प्रथम विश्व किसके बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में, और एक देश था जिसका नाम था बोस्निया, बोस्निया के तहत में, नहीं, लेकिन इसमें इंग्लैंड फ्रांस सब भाग ले लिया, इधर से ऑस्ट्रिया जर्मनी सब भाग लिया। फिर उसमें भारत आजाद नहीं था, इंग्लैंड की तरफ से हम लोग गए थे लड़ने के लिए, हम 1914 में तो हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज का हम लोग मदद करने गए थे, हम तो गए थे ही लेकिन मदद करने गए थे नहीं नहीं हम नहीं, मैंने उस समय भारतवासी माने हम लोग। चलिए आई किताब की ओर, आप लोग तो उल्टे समझ जाते हैं। तो लेनिन विदेश नीति में क्या किया
कि जो इसकी संधि पहले से थी सबको रद्द कर दिया कि ये सब कोई संधि नहीं चलेगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं विदेश नीति में। राष्ट्रीयता का सिद्धांत, लेनिन ने क्या किया, सोवियत संघ में राष्ट्रीयता के सिद्धांत को अपनाया। सोवियत संघ में रहने वाले सभी जाति को स्वतंत्रता दे दी गई, ठीक है ना, और साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध किया। देखिए पहले तो स्वतंत्रता का समर्थन दिए और साम्राज्यवाद का विरोध किए। माने कहने का अर्थ है जोन जोन देश पर किसी किसी देश का अधिकार था नहीं, उसका वो विरोध कर रहे थे कि नहीं अब कोई देश किसी देश पर कोई शासन स्थापित नहीं करेगा, इसका विरोध कर रहे थे। जैसे भारत पर किसका अधिकार था, इंग्लैंड वाला का, तो इसका विरोध कर रहे थे। भारत को मदद कर रहा था कौन, लेनिन। माने रूस रूस के जो लोग थे ये भारत को मदद कर रहे थे, क्या लगे इंग्लैंड को कहता तुम जल्दी से भागो, तो एक फायदा नहीं हुआ। चलिए, और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, कॉमर्टियन की स्थापना। देखिए कॉमर्टियन की स्थापना समझिएगा, पूरे देश में जो साम्यवादी विचार के लोग थे, विश्व में कुछ देशों में साम्यवादी विचार के लोग थे, जैसे फ्रांस में थे, इंग्लैंड में थे, जापान में थे, कॉमर्टियन मतलब इसके विचार के, किसके, साम्यवादी विचार के। तो लेनिन ने क्या किया, अपनी राजधानी मॉस्को में सबका एगो सम्मेलन बुला लिया। दुनिया तो पहले से खपा है इससे, किससे, लेनिन के कार्य से, कि साम्यवाद का प्रचार करते जा रहा है। अमेरिका पूंजीपति का समर्थन है, इंग्लैंड फ्रांस उसका साथ दे रहा है। ये जो है धीरे धीरे क्या किया, पहले तो उसकी सेना को मार के भगा दिया लाल सेना बना करके। अब सोचा कि तनिया और इसको तनिए क्या कहते हैं जरल पर नमक छिड़क ना। विश्व में जितने साम्यवादी विचार वाले थे सबको बुला लिया, कहाँ, मॉस्को। और सब मॉस्को बुला करके उसका एगो सम्मेलन किया साम्यवादी विचार का, और सब देश में साम्यवादी का प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसका नाम रखा कॉमर्टियन। माने कि जो लोग जो देश के राजा हो या वहां का नेता हो नहीं, तो वो अगर मान लो साम्यवादी मानता है तो हम सब एक हुए, कहने का मतलब हम सब क्या हुए, एक। जैसे उस समय रूस अकेला था, अब चीन में जब सरकार बनी, बाद में चीन में जब सरकार बनी तो चीन भी किसका साथ दिया, साम्यवादी का, वहां भी साम्यवादी सरकार बनी। तो अब चीन रूस के साथ कौन मिल गया, चीन, तो दुगने हुआ। बाद में और दूसरे दूसरे देश में जब बाद में सरकार बनती गई तो साम्यवादी की सरकार बनती गई। पहले तो रूस में बना था और उसके बाद किसकी सरकार बनी, साम्यवादी की। तो साम्यवादी धीरे धीरे जुड़ते गए रूस के साथ, तो इस सब मिलके एगो संधि हो गया, उसका क्या नाम रखा गया, कॉमर्टियन संधि। यानी कहने का अर्थ है साम्यवादी की सरकार वाला देश। उधर था पूंजीवादी वाला देश, कौन कौन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, वो पूंजीवादी वाला। आई हो गया साम्यवादी। तो यहां से आपके दिमाग में एगो शब्द आता होगा, सर विश्व तो फिर से दो गुट में बन गया, रहने दीजिए। विश्व कितने गुट में बट गया, दो गुटों में बट गया। अब दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया, उसको कहते हैं शीत युद्ध। शीत समझते हैं किसको कहते हैं, भाई देखिए ठंडा में युद्ध, ऐसे नहीं भाई। शीत युद्ध का मतलब हुआ कि लड़ाई हो नहीं रही है, लड़ाई होने की संभावना बनी रहती है, उसको कहते हैं हम लोग शीत युद्ध है। नहीं समझे, देखिए देखिए देखिए, अभी हमारे और चीन के बीच क्या लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन संभावना है मे भी ऐसा कभी हो सकता है कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा। नहीं तो हम लोग भी अपनी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, अपना नया नया सेना एकदम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। तो उसी तरह से वो भी अपना अपना तैयारी में लगल है। ऐसा नहीं कि वो बैठल है, वो भी तैयारी में लगल है, एक दूसरे के खिलाफ जो है ना बोलते रहता है। चीन का हमारे विश्व का कभी विश्व का रंगमंच जब होता है तो चीन हमारे साथ में खड़ा नहीं होता है, समझ रहे ना, उसके समर्थन में हम कभी खड़े नहीं होते हैं। तो इसी का ना शीत युद्ध है, मैंने मने मन मुटाव, झगड़ा नहीं हुआ है लेकिन मन मुटाव है, उसी को कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में मन मुटाव, किताब की भाषा में शीत युद्ध। जैसे अपने हुआ G20 अभी कुछ दिन पहले हुआ था, जो विश्व के सब लोग आए थे, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, प्रधानमंत्री जो भी थे वो नहीं आए, चीन की तरफ से कोई नहीं आया। तो ये क्या था,
हमारे और चीन के बीच में एक संबंध अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं आया। माने जो जो लोग भारत के साथ मतलब संबंध अच्छा नहीं रखना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ G20 में शामिल नहीं हुए। अमेरिका के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, फ्रांस वाले आए, सब बहुत सारे विश्व के सारे देश के लोग आए थे। पूरा एकदम खूब जलसा जुलूस हुआ था, करोड़ों करोड़ों खर्चा हुआ था उसमें। नहीं, मोदी जी किए थे, कुछ दिन पहले हुआ था, 1.5 साल पहले। तो कहने का अर्थ है, देखिए कि शीत युद्ध का मतलब हुआ कि स्थिति झगड़ा की हो नहीं रही है, लेकिन संभावना है और अपनी अपनी तैयारियां में लगी हुई है। तो वही वही कॉमर्टियन वाले लोग, ठीक है, और उधर से पूंजीवादी वाले लोग सब आपस में झगड़ा के तुल्य में आ गए, शीत युद्ध चल गया। रुक जाइए, अब आगे चलते हैं। हो गया खत्म। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। जब बोल्शेविक क्रांति हुई, यानी वहां पर रूस में पहली बार साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, तो इसका विश्व पर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए ना। हाँ, तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास। जिस देश में पूंजीवाद की व्यवस्था भी थी, वह समझ गया कि बोल्शेविक नीति को अपनाकर विकास किया जा सकता है, इसलिए बहुत देशों ने साम्यवादी अपनाया। नहीं समझे, पहले तो रूस एकदम बड़ा कमजोर था, कष्ट में जी रहा था। जब नई आर्थिक नीति लागू हुआ, कुछ 6 दिन में एकदम रूस क्या हो गया। ऐसे भी तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत देश बन गया। इसका ना असर दूसरे देश पर पड़ा। दूसरे देश वाला देखा कि पूंजीवादी वाला काम से नहीं चलेगा, साम्यवादी सरकार अगर लागू किया जाए, उसके नियम से चला जाए, तो हम लोग भी मजबूत किसकी तरह हो सकते हैं, रूस की तरह हो सकते हैं, सोवियत संघ की तरह हो सकते हैं। नहीं, जैसे सोवियत संघ दुनिया का एक दूसरा महान शक्ति बन गया, कुछ ही दिन में अमेरिका को टक्कर देने वाला देश बन गया है, तो अगर उक्कर नियम पर हम चलेंगे तो हम ना हो जाएंगे। ये सब सोच रहा है कौन, दूसरे दूसरे देश। तो सब देश पूंजीवादी से अब हट हट के किधर जा रहा है, साम्यवादी की तरफ। देखिए अब आगे चलेंगे। पहली बार सर्वहारा वर्ग को सम्मान अधिकार मिला था। अभी तक किसान मजदूर को कोई कहीं सम्मान नहीं था, लेकिन पहली बार सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार। 18 वर्ष का उम्र हुआ, वोट डालो, एकदम अपनी सरकार चुनो। सम्मान, जैसे फैक्ट्री में जितना काम करोगे उतना वेतन मिलेगा, नहीं किसी तरह का सब संपत्ति पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार। ये सब सर्वहारा वर्ग को जो अधिकार मिला था, ये पहली बार मिला था, इससे पहले किसी देशों में नहीं मिला था। ये किसके कारण, बोल्शेविक क्रांति के कारण हुई है फायदा। आगे है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए सुनिएगा, साम्यवाद के बढ़ते प्रचार को लेकर राष्ट्र के संग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया। जब साम्यवादी की प्रचार हुई, तो ये तो 1917 में हुई थी, चलिए ठीक है। और 1920 में राष्ट्र संघ बनाया गया था। प्रथम विश्व समाप्त हुआ ना, तो राष्ट्र संघ बनाया गया। तो राष्ट्र संघ बनाया गया, तो उसमें ना एक मजदूर के लिए अलग संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। आप पढ़े होंगे, जे मजदूरों के लिए। हाँ, इसमें भी है ना, इतिहास में नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनी थी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्था बनी है। वो क्या करती है, आपसी झगड़ा को खत्म करती है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया किसके बाद, लेनिन के कार्य को देख करके कि मजदूरों को संगठन करेंगे, मजदूर अगर खुश रहेगा तो हमारी उत्पादन ज्यादा होगी, इसलिए बनाया गया। और साम्राज्यवाद का पतन हो गया, क्योंकि वो किसके विरोध में थे, लेनिन, साम्राज्यवाद ना, कोई भी व्यक्ति जो है ये काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। लेनिन के बाद सोवियत संघ, चलते हैं लेनिन के बाद क्या होता है सोवियत संघ की स्थिति। लेनिन अच्छा काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1924 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए ना, उसमें सन होगा, हमको याद में नहीं है सन, थोड़ा सा देखिए तो। हाँ 1924 में तो है, लेकिन हाँ 21 जनवरी 1924 को उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और उनके मृत्यु के बाद रूस का शासन जाता है किसके हाथ, तो जोसेफ स्टालिन के पास। लेनिन के मृत्यु के बाद रूस की सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, जोसेफ स्टालिन के हाथों में आई। स्टालिन का मतलब हुआ स्टील का आदमी, माने फौलादी आदमी। स्टालिन का मतलब क्या था, फौलादी। उनका चेहरा भी बहुत एकदम दमेदार मजेदार था, एकदम पूरा हिस्ट पुष्ट आदमी था। नहीं नहीं, स्टील का नहीं था, मतलब था वहां पर। या रूस का पूर्ण रूप से विकास कर पंचवर्षीय योजना लागू की। देखिए इन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना लागू की पहली बार। जैसे अपने यहाँ भी पंचवर्षीय योजना होता है ना, पंचवर्षीय योजना से क्या फायदा होता है जानते हैं, एक अभी तो वही ना चर्चा हो रही है। जैसे सरकार बनेगी, अभी मान लीजिए, सुनिए ना, सरकार अभी बनेगी, तो सरकार ना एक टारगेट रखती है,
कि इस पंचवर्षीय माने यानी हमारी 5 साल का जो हमारा कार्यक्रम होगा, इसमें हम कृषि पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और उसके लिए हम लोग 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, एक माने योजना बताते हैं। और उसके विकास के लिए वो कृषि उपकरण, बीज, फला चिल्ला जो भी होगा। जैसे दूसरा पंचवर्षीय लागू होगी तो उसमें हम बताएंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में हम उद्योग का विकास करेंगे, परिवहन का विकास करेंगे और मतलब सूचना का विकास करेंगे। तो इस चीज़ पर पंचवर्षीय में पहले ही लागू कर दिया जाता है कि हम इस चीज़ का विकास करेंगे, नहीं, और उसमें हम लोग खर्च करेंगे। मैंने पहले योजना तैयार कर लिया गया है, जैसे ताकि आगे लोग बढ़ेगा। जैसे आप लोगों के घर में होता है या बहुत सारे परिवार में होता है कि लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो उसके माता पिता रुपया उसका जमा करना शुरू कर देता है कि भाई शादी करेंगे, नहीं है कि नहीं। जैसे आप कुमकुमार के लिए मान लीजिए पहले से इसकी मम्मी पायल खरीद के रख लिया है बक्सा में, है कि नहीं। तो क्या ताकि कि चलिए आइए किताब की ओर। नहीं आता, ऐसा होता ही है तो देखने का क्या है। चलिए देखिए, एगो उदाहरण बताए ना, उदाहरण बताए हैं किसानों को सामूहिक कृषि। देखिए अब क्या करता है स्टालिन जो है, एक बहुत अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, सामूहिक कृषि करता है, जिसको कहते हैं कोल खोज। कोल खोज क्या है समझिए, जैसे जमीन सब रहेगा एक और सब मिल के खेती करेंगे। अरे वाह, लेनिन के बाद ये एगो अलगे नियम लगा दिया, कौन, स्टालिन। सामूहिक कृषि कोल खोज शुरू किया। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद सुधार करने का काम करते हैं। उनके शासनकाल में तो तब लगभग सुधार रहता है, वृद्धि विकास होती है। लेकिन उनके बाद जो आता है, स्टालिन की मृत्यु के बाद सरकार बनती है किसका, तो निकिता खुर्चेव की। याद रखिए किसकी सरकार बनती है, निकिता खुर्चेव की। लेकिन वो अच्छी नहीं थी। परिणाम क्या होता है, या लड़का होगा जो भी होगा, नाम निकिता है तो हो सकती है लड़की होगी। तो उसके बाद ना रूस की स्थिति फिर दयनीय होना शुरू हो जाती है। और रूस जो है 1991 में जो सोवियत संघ था वह विघटन हो जाता है। माने अंत, जो बहुत सारा देश था वो 15 छोटे छोटे देश में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रूस की क्रांति, लेनिन के कार्य, साम्यवाद और समाजवाद। विशेष हमने विस्तार से चर्चा किया है। कुछ बातें हमने संक्षेप में बताया इसलिए क्योंकि हमारी एग्जाम की दृष्टि से अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हमने जो एग्जाम की दृष्टि से था उसको ज़्यादा फोकस किया। चलिए आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ।